आप सभी को प्रणाम। वेलकम है आज के लाइव सेशन में। ये रही चैनल का डिस्क्लेमर। सेशन का हाइलाइट्स क्या क्या है। वर्तमान के समय रेखा में ये इम्पोर्टेंट है कि हम कौन से परिवर्तन के थ्रू गुजर रहे हैं और किन किन हालातों को हम फेस कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है ह्यूमैनिटी। एंटायर मानवता जो है अपने इमोशनल बॉडी अर्थात भावनात्मक शरीर का हीलिंग के प्रोसेस को फेस कर रहा है। इसीलिए हमारे इमोशन में, भावनाओं में उथल पुथल मचा हुआ है। कभी कोई और फीलिंग, अगले ही मोड में अगला फीलिंग, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स, उनके ऊपर अलग अलग विचार। पूरा 24 घंटा हम इससे ही पीड़ित हैं, ऐसा हमें प्रतीत होता है अगर हम पूरे डेली लाइफ को अगर कंक्लूड करें, समराइज करें तो। ये किस लिए हो रहा है? अगर आप चैनल में दिए गए और भी वीडियोस को अगर फॉलो करते हैं तो ये क्लियरली कहा गया है। एसेंशन प्रोसेस का एक मूल अर्थ ये भी है कि एंटायर ह्यूमैनिटी अपने इमोशनल बॉडी को हील करे और हायर मेंटल बॉडी को एक्टिवेट करे, जिसके थ्रू उसका कारण शरीर जागृत हो सके। और जब जब कारण शरीर जागृत होता है, उसके इमोशनल बॉडी को बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है, महत्वपूर्ण भी है। तो आप सभी को ये जानकर खुश होना चाहिए कि अब हम उस पॉइंट ऑफ टाइमलाइन में आ चुके हैं जब हम अपना कारण शरीर को ऑलमोस्ट जागृत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इवन पिछले लाइव सेशन में जब अपडेट दिया गया था, उसमें भी क्लियरली बताया गया, वी आर ऑलमोस्ट लिविंग द फोर्थ डायमेंशन। लिविंग अर्थात छोड़ रहे हैं, एक उच्च स्तरीय आयाम को प्राप्त कर रहे हैं। और उसमें जो फाइनल स्टेप है वो है हमारा इमोशनल बॉडी का हील होना। अर्थात उन सभी पास्ट टाइमलाइन, पास्ट लाइफ टाइम और टाइम्स पास्ट का जो ये सभी ड्रामा है, या तो हमारे अपूर्ण संकल्प, अपूर्ण उद्देश्य जो हैं, अनफुलफिल्ड डिजायर, अनफुलफिल्ड विल जो है, वो अब सरफेस पे आ रहे हैं, वो हमें ट्रिगर कर रहे हैं। इसलिए इमोशन में उतार चढ़ाव है। और पिछले 1-2 वर्षों में हमने क्या कंटिन्यूस देख रहे हैं? वॉर लाइक सिचुएशन। कभी कोई देश जो है शांति में रहा ही नहीं। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज आर ट्रिगर्ड बाय दिस कैटास्ट्रोफिक्स और कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन को वो फेस कर रहे हैं। किसी ना किसी छोटे छोटे कारण से वो युद्ध पे उतर आते हैं। तो इन सभी को अगर देखें तो हमें ऑल टाइम क्या डर लगा रहता है? महंगाई बढ़ेगा, लोगों को फैसिलिटी कम मिलेगा, और जो ऊर्जा है, एनर्जी सेक्टर है, उसमें उतार चढ़ाव चलता रहेगा। और कब ये सिस्टम बंद हो जाए, उसके लिए भी डर है। तो इन सभी ड्रामा को अगर देखें तो क्या पता चलता है? अगर हम स्पिरिचुअलिटी को बहुत गहराई से फॉलो करते हैं और हमारे अंदर एक चेतना का स्तर आ चुका है जिसके आधार पर हम ये समझ सकें कि वर्ल्डली स्टेज पर क्या असल में हो रहा है, तो वहां पे हमें क्या पता चलता है? सामूहिक चेतना में कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव प्रोग्रामिंग है या तो ग्लिच है, जिस वजह से ये सभी कैटास्ट्रोफिक कंडीशंस या तो युद्ध जैसा माहौल जो है हर एक टाइमलाइन में आन खड़ा होता है, उत्पन्न होता है। चाहे विश्व युद्ध के रूप में हो, एनर्जी सेक्टर के ऊपर हो, या तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे हो, या तो खाद्य पदार्थ के ऊपर भी लड़ाइयाँ होती है। इवन अगर हम 2020 से लेकर 22 तक जो महामारी भी देखा,
वो भी इसी कैटास्ट्रोफिक टाइमलाइन का एक पार्ट है, जो 1918 में हुई थी, उसको अगेन 2019 में रिपीट करवाया गया। तो ये कोई नई बात नहीं है। तो हमारे अंदर ये प्रश्न उठेगा कि हम सभी दिव्य आत्माएं हैं, इस धरती पर आए हैं एक दैविक कारण को साथ में लेकर, और उसी कारण को फुलफिल तभी कर सकते हैं जब हमारा कारण शरीर जागृत हो। तो आइए इन चीजों को गहराई से समझते हैं। पहला हम समझेंगे, ये जो इमोशनल बॉडी का हीलिंग अभी चल रहा है वर्तमान के समय रेखा में, उसको कैसे समझाया जाए। हाल ही में पिछले 2 महीनों से हम ग्रुप में हो या तो वैश्विक स्तर पे अन्य ग्रुप्स जो हैं, पर्दे के पीछे बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे मुद्राओं का अभ्यास हो रही है, बहुत सारा सेरेमनियल एक्टिवेशन हो रही है। उस आधार पे अब पिछले 2 महीनों से काफ़ी सारा ट्रिगर आ रहा है इमोशनल बॉडी के ऊपर। तो उसको जब हम वैश्विक स्तर पर हमारे काफ़ी सारे ग्रुप मेंबर्स हैं अन्य देशों के, उनके साथ जब चर्चाएं की, तब क्या पता चला कि जो मुद्राएं हम अभ्यास किए हैं इसी फरवरी के महीने में, उस वजह से क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पावरफुल एक्टिवेशन हुआ धरती पर, इवन धरती के कोर में भी, मानवता के इमोशनल बॉडी के अंदर भी। तो ये धरती का कोर अपने जो उसका शरीर है उसको वो एडजस्ट कर रहा है एज पर दी पोल दिशा का जो बदलाव हो रहा है, या तो उसके भी एनर्जी बॉडीज में बदलाव हो रही है, उसके क्रिस्टल हार्ट नेटवर्क में बदलाव हो रही है, रीएडजस्टमेंट हो रही है। उस वजह से क्या है, धरती पर रहने वाले सभी जीव भी उससे ट्रिगर हो रहे हैं, खुद को एडजस्ट कर रहे हैं। तो धरती के साथ हम कौन से स्तर पे जुड़े हुए हैं, हमारा एक भावना है, एक विचार है, जिसको हम प्रेम, चिंता, केयरिंग ये सब कहते हैं। तो वो कौन सा शरीर है जिसके थ्रू हम धरती के साथ जुड़े हुए हैं, वो है इमोशनल बॉडी। इसी भावनात्मक शरीर के थ्रू हम धरती को ऑल टाइम अनुभव भी करते हैं, और उसके प्रति हम हर एक टाइप का चिंता को भी फेस करते हैं। तो ये भी इस बात सामने आया कि ये जो सभी मुद्राओं का अभ्यास किया गया, उस वजह से जो एक्टिवेशंस हुई धरती पर, क्या है, बहुत सारे दैविक तत्वों का जागृति हुई, और जिस वजह से ह्यूमन अपना इमोशनल बॉडी को हील करने का टाइमलाइन को वो ऑलरेडी फेस करना शुरू कर दिया है। और ये अब सब कोई, सभी मनुष्य एक डीप इमोशनल प्रोसेसिंग के थ्रू गुजर रहे हैं, और हमें इन चीजों के प्रति डर या तो भय या तो इनको सप्रेस करने का कोई विधि नहीं अपनाना है। उसके बदले इसे, ये प्रोसेस को ही अपनाना है कि ये मेरे इवोल्यूशन के लिए, धरती के इवोल्यूशन के लिए, संपूर्ण मानवता के इवोल्यूशन के लिए ये इमोशनल बॉडी का हीलिंग का प्रोसेस अत्यंत जरूरी है करके उसे अपनाना है, इंडिविजुअल लेवल पर, कलेक्टिव लेवल पर। तो एक और बात क्या सामने आई कि पिछले 2 बार जो एक गोल्डन टाइमलाइन कह सकते हैं धरती का, 2 बार ऐसे परिस्थिति क्रिएट हुआ जहां पे धरती एसेंड हो सकता था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि आर्टिफिशियली धरती का पोल को रिवर्स किया गया, रीएडजस्ट किया गया, ताकि धरती उस प्रोसेस को फेस ही ना करे, जिस वजह से क्या हुआ, प्रलय जैसा कंडीशन क्रिएट हुआ, और उस समय धरती ऑलमोस्ट तबाह होते होते बच गया, डिस्ट्रॉय होते होते बच गया। लेकिन ये 2 टाइम, जिनको आज के समय में डार्क फोर्सेस या इविल कहा जाता है,
उन सारे संगठनों ने एक साथ मिलकर उन चीज़ों को ट्रिगर किया था, और उनके नज़र से उन्होंने अपने समझ के अनुसार ये समझा कि वो धरती को बचा रहे हैं, ताकि धरती उस महान बदलाव को देखे ही नहीं करके। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, उनको असुर, राक्षस, दानव, इविल, डार्क फोर्सेस ये कहता रहा, क्योंकि दूसरा पक्ष यही चाह रहा था कैसे बहुत सरलतम तरीके से स्मूथली ये ट्रांजिशन को करवाया जाए। तो वर्तमान का समय किस परिस्थिति पे आ खड़ा है? एगेन हम एक गोल्डन टाइमलाइन को फेस कर रहे हैं। अब बस वो ट्रिगर होने वाला है। उसके लिए भी आप सभी को एक मेडिटेशन चैनल पर दिया गया है कि हम सभी मिलकर धरती पर गोल्डन टाइमलाइन का एस्टेब्लिश करें। तो अभी जैसे पिछले साल से एसेंशन टाइमलाइन का शुरुआत हुआ है, साल 2026 के जुलाई महीने के बाद से गोल्डन टाइमलाइन का ट्रिगर होने जा रहा है, जिस वजह से धरती अब एसेंशन के लिए पूर्ण तैयारी करते हुए अपने कौन से लेवल ऑफ इनिशिएशन को फेस करेगा? वो है फिफ्थ लेवल ऑफ इनिशिएशन को फेस करेगा। और अभी फोर्थ लेवल ऑफ इनिशिएशन में धरती अपने आत्मा के स्वरूप को जागृत कर रहा है, जो उसका कोर है। तो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? अगर जिनको हम इविल या डार्क फोर्सेस या नकारात्मक तत्व समझते हैं, वो लोग अगर अगेन फिर से इस गोल्डन टाइमलाइन को अपने वे में सेट करने के लिए अगर पावरफुल रोल निभाए, तो क्या होगा? धरती का डिस्ट्रक्शन तय है। कोर से ही वो माइक्रोनोवा हो जाएगा, फट जाएगा वो। तो ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन दूसरे पक्ष को देखें, जहाँ पे लोग लाइट वर्क के रूप में हो, स्टार सीड के रूप में हो, या तो साधक के रूप में हो, वो ये समझते हैं कि धरती पर हम बहुत स्मूथली इन सभी परिवर्तन को ला सकते हैं। तो उनके लिए क्या अब अपडेट है, हम सभी के लिए क्या अपडेट है? ये हमारे लिए एक स्वर्णतम सुयोग है, बिग अपॉर्चुनिटी है, ताकि इस टाइमलाइन में हम जो जन्म हुए हैं, अपना उस फाइनल पर्पस को ट्रिगर करने का समय आ चुका है, जिसमें हमारा धरती पर जो मिशन है वो ऑलमोस्ट ट्रिगर होकर कंप्लीट होने ही वाला है। और जो स्वयं को लाइट का पक्षधार समझते हैं, उन सभी को ये समझने का अत्यंत जरूरी है कि वो केवल एक पीस रेवोल्यूशनरी के रूप में इस धरती पर आए हैं, ना कि तरह तरह के जो उनको बात बताया जाता है कि उनको वॉर करना है, किसी के दूसरे पक्ष को नकारना है, किसी और के जो साल्वेशन है उसके लिए वो कुछ ध्यान वगैरह करना है करके। असल में उनको इतना ही फोकस रखना है कि जिस कारण के लिए वो धरती पर आए हैं, उसको शांतिपूर्ण तरीके से वो ट्रिगर करे, कंप्लीट करे। तो यहाँ पे एक और अपडेट क्या है कि जो भी शांतिपूर्ण तरीके से इस बदलाव को ट्रिगर करने आए हैं, हम सभी के रूप में, उन सभी को ये जानना होगा कि अब वो समय आ चुका है कि हमें इस टाइमलाइन में सक्सेस होना ही होना है। अदरवाइज ना धरती रहेगा, ना धरती पर कोई न्यू रियलिटी भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो न्यू रियलिटी तो काफ़ी दूर है, या तो बात की बात है। हमें पहले तो इस प्लानेट को बचाना है, इस प्लानेट को लिबरेट करना है उन सभी नेगेटिव प्रोग्रामिंग से। तो अपडेट क्या है? एवरी वन आउट देयर इन रियल हार्मोनियस अर्थ देर इज नो डुअलिटी। किस आधार पे देखना है? कि अगर न्यू रियलिटी ऑलरेडी फ्यूचर के टाइमलाइन में गोल्डन टाइमलाइन के बाद वो एस्टेब्लिश हो चुकी है, हम सभी को ये जानना जरूरी है या समझना जरूरी है कि जिसको भी हम इविल मानते हैं, डार्क मानते हैं या नकारात्मक मानते हैं, वो सब भी उस हारमोनियस अर्थ में
हमारे साथ हैं, लेकिन वो ईविल के रूप में नहीं है, और हमारे बीच कोई डुअलिटी है ही नहीं। तो वहां से हमारे अंदर क्या क्या समझना अत्यंत जरूरी है? सो ईच वन ऑफ अस मस्ट रिकॉग्नाइज द ट्रूथ एंड रियलिटी। हमें उस शाश्वत सत्य को भी जानना है और असल वास्तविकता को भी पहचानना है। क्या क्या है? वी आर नॉट हियर टू कंकर और डिस्ट्रॉय एनीवन। हम यहाँ पे किसी के साथ लड़ाई, किसी को खत्म करने के लिए यहाँ पे नहीं आए हैं, जो ऑल टाइम एक डुअलिटी के आधार पे बताया जाता है कि लाइट को डार्क के खिलाफ लड़ना है करके। अब देखिए, आपका पूरा दृष्टिकोण आज के इस लाइव सेशन में पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। कौन असल में डार्क को खड़ा कर रहा है? एवरीवन मस्ट राइज अप एंड स्टैंड देयर पर्पस हियर, अंडरस्टैंड देयर पर्पस हियर। क्या है? हम सभी को इकट्ठा होकर ऊपर उठना है, इन सभी से। कौन सा? इन सभी डुअलिटी के तत्वों से। और हमें अपना पर्पस समझना है कि हम यहाँ क्यों हैं। देन वी गेट द ऑथोरिटी एंड रिसीव द पावर फ्रॉम द स्पिरिट। तभी उसी समझ के आधार पर ही हमारे अंदर वो ऑथोरिटी जागृत होगा, और हमें अपने ब्रह्म स्वरूप से वो शक्तियां जो है रिसीव होगा, हम प्राप्त कर सकते हैं। तभी उसी शक्ति के आधार पर हम अपना पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। दिस विल ब्रिंग ए ह्यूज शिफ्ट ऑन अर्थ। अगर हम ऐसा करते हैं, तब धरती पर एक महान बदलाव आना तय है। नेक्स्ट, अब हम रियलिटी को समझेंगे, क्या हो रहा है। बिहार में एक छोटा सा गांव है, जिसको पहचाना जाता है झाड़गुड़ा गांव करके। वहां पे क्या होती है? 1951 से लेकर अभी तक यूरानियम का माइनिंग किया जाता है। और यूरानियम आज के समय में सबसे पावरफुल एनर्जी सेक्टर है, जिस आधार पर सभी देश लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, डिप्लोमेसी भी करते हैं, और उस यूरानियम का एक्सचेंज करते हैं, और उससे एनर्जी बनाते हैं। क्योंकि हमारे पास या किसी भी देश के पास इतना हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, या इतना थर्मल पावर नहीं है, जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी सेक्टर को बैलेंस किया जा सके। तो ये यूरानियम के वजह से पिछले 50 से, सॉरी 50 साल तो नहीं, 75 साल हम खुद को प्राउड फील करते हैं, राइट? 75 साल हो गए हम स्वाधीन हो गए करके। इन 75 सालों में इतने सारे पीढ़ी इस गांव ने देखा है, और इसको क्या कहा जाता है? दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट केप्ट सीक्रेट विलेज ऑफ इंडिया। क्या है? अभी तक जितने भी पीढ़ी हुए हैं, अभी के भी पीढ़ी, जो फोटो आप देख रहे हैं, वो सभी जेनेटिकली डिसेबल्ड हैं। जिस माँ के गोद में वो बच्चा है, वो जो देख रहे हैं, वो 20 साल का बच्चा है। और वहां पे इवन छोटे से छोटा दुकान वाला भी वो उसी जेनेटिकल डिसऑर्डर से पीड़ित है, रेडिएशन से पीड़ित है। क्योंकि उनको तो काम करना है, मजदूरी करना है, और सरकार उनको हायर प्राइस देकर, हायर मजदूरी देकर उनसे वो खनन करवा रहा है। और हम एनर्जी सेक्टर पे हम रेज भी कर रहे हैं, मतलब आगे बढ़ भी रहे हैं। और खुद को क्या बोलते हैं? हम प्राउड नेशन हैं, जिसके पास यूरानियम मिल गया है। जिस वजह से अनगिनत जनरेशन उस गांव, या तो उस गांव के आसपास के सभी लोगों को ये अभी तक पूरी तरह से डिसेबल कर दिया जेनेटिकली। क्या ये रियलिटी है? रियलिटी इससे ऊपर भी है, भयानक है। क्या है? भारत में
सबसे ज़्यादा जो रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलता है वो है थोरियम। इंडियन रेयर अर्थ बोलकर भी एक और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है, आप सभी को हो सकता है पता हो या ना हो। सभी देश अपने अपने बीच में जो सबसे सीक्रेट एनर्जी का जो लेन देन करते हैं वो है रेयर अर्थ मटेरियल, अर्थात जो अर्थ में भी रेयर है, ऐसे चीजें आपस में उसको लेन देन करते हैं। चाहे यूक्रेन और रशिया का जो ये वॉर हुआ था अभी कुछ समय पहले, उसका भी रीजन यही था कि यूक्रेन सस्ते रेट में यूएस को ये रेयर अर्थ मटेरियल दे नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने युद्ध कर दिया। और थोरियम का खासियत क्या है, ये यूरेनियम से या प्लूटोनियम से कितना पावरफुल है, तो अगर हम आंकड़े देखें तो थोरियम यूरेनियम और प्लूटोनियम के कंपेयर में 5 से 10 गुना पावरफुल है। और एनर्जी वाइज हायर एबंडेंस है, यानी कि एक बार हम थोरियम को सक्सेसफुली थर्मल प्लांट में उसको कूलिंग डाउन करके अगर एनर्जी निकाले, उस समय उसमें से असीमित एनर्जी निकलेगा, जो यूरेनियम उसके कंपेयर में है ही नहीं। ठीक। दूसरा क्या है, सुपेरियर फ्यूल कैपेसिटी है उसके अंदर, यानी कि ऊर्जा इसके अंदर इतना है कि वो असीमित समय तक ऊर्जा दे सकता है। तीसरा क्या है, जितने भी ये यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये सभी रेडियो एक्टिव मटेरियल है, ये जब ब्रेक डाउन होता है तब एनॉर्मस एनर्जी पैदा करता है। उस एनर्जी को हम हार्वेस्ट करते हैं और एनर्जी सेक्टर में यूज करते हैं। लेकिन उसके बदले न्यूक्लियर वेस्ट जो है पूरे धरती के लिए एक सबसे बड़ा कारण है। जैसे हम कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल निकलता है। सेम लाइक जब ये रेडियो एक्टिव कंपाउंड को हम तोड़ते हैं, उससे भी वेस्ट निकलता है। और वो वेस्ट प्लास्टिक से भी ज़्यादा हाजार्डस है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय ही नहीं होगा, उसका कोई रिसाइकल भी नहीं है। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम के कंपेयर में ये नेग्लिजिबल वेस्ट पैदा करता है। ठीक। नेक्स्ट क्या है, इसका एक इनहेरेंट सेफ्टी जो है, जिसके आधार पर ये यूरेनियम और प्लूटोनियम का जो कंपनियां चलाया जाता है, जिसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहते हैं, जहाँ पे उस रेडियो एक्टिव मटेरियल को ठंडा करके उसको तोड़ा जाता है, वहां से एनर्जी निकाला जाता है। तो थोरियम में ये खासियत है, उसको ये सब कुछ फैसिलिटी चाहिए नहीं। बहुत रेयर, बहुत कम लागत में ये प्लांट जो है लगाया जा सकता है। और इंडियन रेयर अर्थ आईआरई के पास इसकी खोज का सारा डेटा है। इतने क्वांटिटी में थोरियम है इंडिया के पास कि इंडिया अगर चाहे चुटकियों में सारे देशों को खरीद सकता है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन क्या इसे यूज किया जाता है? बिल्कुल नहीं। ये केवल रिसर्च किया गया, मिल गया, पेटेंट हो गई, अब इसके ऊपर कोई काम नहीं होता है। खनन किसका होता है? यूरेनियम का ही होता है, जिससे लोगों को अनगिनत समय तक, अनगिनत पीढ़ियों तक ये पेन दिया जा सके। तब आप समझ रहे हैं, कोई सरकार, कोई कंपनी, कोई सिस्टम आपके लिए भलाई के लिए नहीं काम कर रहा है। आपसे ही ये सारा, वो क्या बोलते हैं, शक करके आपको ही डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं, जिनको हम सो कॉल्ड इविल कहते हैं। ठीक। अब आपका घृणा या तो हेट जो है बढ़ना शुरू होगा। अब ईरान में क्या हो रहा है? अब आप सबको पता होगा, ईरान में भी ये लोग वहां बैठकर खुजा रहे हैं उसको, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। कौन सा सेक्टर है वहां पे? ऑयल और यूरेनियम जो है,
इतनी मात्रा में है जो किसी भी मिडिल ईस्ट कंट्री में नहीं है। इसलिए क्या कर रहे हैं, दूसरे मिडिल ईस्ट कंट्री भी मिलकर उसी ईरान के अगेंस्ट में लड़ाई कर रहे हैं। ये भी भूल गए कि उन सब का रिलीजन एक है, केवल मान्यता अलग अलग है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अगेन वो वॉर पे उतर आए हैं। यूएस के साथ मिलकर ये सभी मिडिल ईस्ट कंट्री जो है यूरानियम को और ऑयल को हथियाने के लिए ईरान को घेर कर वो युद्ध करने पे तुले हुए हैं। तो वहां पे क्या हो रहा है, धर्म को यूज किया जा रहा है, डिप्लोमेसी को यूज किया जा रहा है, फाइनेंस को यूज किया जा रहा है, ताकि ईरान को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए, ताकि इराक जैसा यूएस के हाथ में ईरान भी आ जाए, जैसा हाल सदाम हुसैन का हुआ था। तो पॉइंट क्या है, सेम पॉइंट, जो पॉइंट यूक्रेन और रशिया के साथ भी अपनाया गया। क्यों? क्योंकि अगर आप सच्चाई को देखें, यूक्रेन में उन सभी जगहों पे सबसे ज्यादा ऑयल और गैस का रिजर्व है। अगर खनन करते हैं तो उन जगहों पे ही ये सारे दूसरे कंट्री मिलकर युद्ध किया, रसिया को उकसाया कि युद्ध करो, और वहां पे युद्ध हुआ। और जहां पे युद्ध हुआ और वो जो जगह पूरा तबाह हो गया, रियलिटी क्या है पता है, वो दुनिया का, धरती का सबसे लार्जेस्ट गेहूं पैदा करने वाला जगह था, जो रसिया और यूक्रेन का बॉर्डर का जगह है। उसको पूरी तरह से इन्होंने बम्बार्डमेंट, मिसाइल डाल डाल के उसको पूरी तरह से तबाह कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड का फूड चेन को इनको तोड़ना है। कोई रसिया यूक्रेन में कोई मनमुटाव नहीं है। वो तो 1990 से पहले वो एक देश हुआ करते थे, यूएसएसआर के नाम पे, जिसको सोवियत यूनियन कहा जाता है। और ये खेल अभी भी चल रहा है। तो ये सब कितने खराब काम कर रहे हैं, राइट? इविल जिसको कहते हैं, या डार्क फोर्सेस जिसको कहते हैं। अब जानेंगे इसका रियलिटी क्या है। रियलिटी पे जो न्यूज़ चैनल्स दिखाते नहीं, कोई सरकार बोलते नहीं, जब हम उनके लोकलाइट्स के साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, या तो वहाँ के जो सो कॉल्ड लाइट वर्कर्स जो हैं, उन उनको ये रियलिटी सामने आता है, तो क्या पता चलता है, जिस भी जगह में वॉर हो रही है, वहाँ के पहला तो जो भी सेना में है, सोल्जर्स हैं, मिलिट्री हैं, उनको युद्ध करने का कोई इच्छा ही नहीं है। वो केवल ऑर्डर फॉलो करते हैं कि इनको यहाँ पे गोलीबारी करनी है या मिसाइल दागना है। पहला ट्रूथ ये है। दूसरा क्या है, ये जितने भी इलीट्स हैं, पॉलिटिकल हैं, फ्रंट हैं, और बिजनेस के लोग हैं, टॉप मोस्ट, जिनको ओलिगार्क कहा जाता है, जो केवल देशों में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, वो सभी मिलकर क्या करते हैं कि हर डेकेड्स में, हर दशक में उनको एनॉर्मस पैसा बनाना है। तो वो क्या करते हैं, युद्ध को, या तो युद्ध भूमि को वो सिलेक्ट करते हैं, कहाँ पे वो इन्वेस्ट करें। जस्ट लाइक कोविड जैसा, कोविड भी एक युद्ध भूमि था, वहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट किया गया, और फार्मा को यूज किया गया कि अब पैसा बनाओ। लोग किसको उंगली उठा रहे थे, डॉक्टर, वैक्सीन, या तो पीड़ित लोगों के ऊपर। लेकिन खेल किसका है, फार्मा का है। खेल कौन रहा है, यही इलीट और पॉलिटिकल लोग। बाद में क्या पता चला, जो वैक्सीन ये ठुसवा रहे हैं, उस वो ही प्रोपेगेंडा वाला है, लोगों का हार्ट ब्लॉकेज कर रहा है, लोगों का किडनी फेलियर करवा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, ये एक फेक प्रोपेगेंडा है वॉर का। ज्यादा से ज्यादा इनके पास लकड़ी होगा, उन उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो सच्चाई क्या है, वॉर कभी पीस ला नहीं सकता, शांति, ग्रोथ नहीं ला सकता, डेवलपमेंट नहीं ला सकता।
और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ह्यूमैनिटी का इवोल्यूशन को ला ही नहीं सकता। उल्टा क्या है, ये डी इवोल्यूशन है जो पिक्चर आप देख रहे हैं। ह्यूमैनिटी का जेनेटिक्स को पूरी तरह से इन्होंने वैक्सीन, रेडियो एक्टिव मटेरियल, टॉक्सिन, इंडस्ट्रियल वेस्ट दे देकर ये पैदा किए हैं। मूर्ख कौन है? यही जनता, आप में से हम में से ही लोग हैं जो इनको वोट देते हैं और इनको खड़ा करते हैं कि ये हमारा ऊपर शासन करे। तो क्या है, ये सभी वॉर जो है प्रोपेगेंडा है, ये भी समझ गए। कुछ महीनों पहले एप्स्टीन फाइल आया, लाइट वर्कर्स उसको जम कर शेयर कर रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे। देखो डिस्क्लोजर हो गया, वहां पे छोटे छोटे बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। अरे भाई, जिनको करना था वो कर चुके हैं, वो पर्सन भी मर चुका है। अब उनके कागज खोलकर आपको क्या मिलेगा? और मिला ये, उनमें सभी देशों के राष्ट्रनायक के नाम हैं, मूवीज के जो जितने टॉप मोस्ट एक्टर्स हैं जिनको हम सो कॉल्ड स्टार कहते हैं, उनके नाम है, सभी बड़े लोगों के नाम है। और वो खुलासा होकर 3 महीना हो गया। रियलिटी क्या है, उनमें से एक भी व्यक्ति कोई जेल में नहीं गया है। तो काहे का डिस्क्लोजर? अर्थात डिस्क्लोजर फाइल को खुलवा कर भी वो मजे ले रहे हैं कि देखो आपके सामने हमने ये सब कर दिया, और हमारे हाथ में इतना पैसा और पावर है कि वो लोग कभी जेल नहीं जाएंगे, उनका कोई न्याय नहीं होगा। और क्या है, इन सब के पर्दे के पीछे, चाहे वो कोविड हो, कोई युद्ध हो, कोई विश्व युद्ध हो, चाहे कोई डिस्क्लोजर हो, इन सब के पीछे क्या होता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ फाइनेंस जो है सर्कुलेट होता है, पैसा का लेन देन होता है। तभी तो इनके ऊपर कोई भी केस नहीं चलता है, इनके ऊपर कभी कोई न्याय नहीं होता है। उल्टा हर दशक में एक ना एक युद्ध या तो महामारी आना तो तय है। तब प्रश्न उठेगा, हम कैसे बना रहे हैं? अगर हम प्रकाश की तरफ खड़े हैं, हम कैसे डार्क को क्रिएट कर रहे हैं? तो प्रश्न ये है, वाई दिस एंडलेस पेन एंड ऑपरेशन ऑन एंड ड्यू टू वन सिंगल स्पीसीज ऑन दिस planet? क्या है ये जो अंतहीन पीड़ा और दबाव एक ही स्पीसीज के ऊपर है सबसे ज्यादा? वो कौन है? ह्यूमन। और ये एक ही स्पीसीज क्रिएट कर रहा है, कौन? ह्यूमन। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। पीड़ा ह्यूमन ही क्रिएट कर रहा है, पीड़ा अपने ही ह्यूमंस को दे रहा है, और जिसके थ्रू प्लैनेट के ऊपर जितने भी जीव हैं उस पीड़ा को वो फेस करते हैं। इवन प्लैनेट डिस्ट्रक्शन लेवल तक चला गया है। तो इसमें कौन लाइट कौन डार्क? बस सच्चाई ये है कि हम सब जो चंद लोग हैं, उनको हमने पूरी तरह से ऑथोरिटी दे दिया है, उन बंच ऑफ स्टूपिड लोगों को, कि आओ धरती को तुम तबाह करो, और हम दूर बैठकर सेल्फी लेंगे और बताएंगे कि देखो देखो यहाँ पे ये हो रहा है। और उसके सारे जीव भी तबाह हो रहे हैं। तो सत्य सामने आया कि हम ही ऑथोरिटी दे रहे हैं, हम ही इनको पावर दे रहे हैं। चाहे आप डिस्कस भी करें इनके बारे में, ये डिस्कशन भी एक ऊर्जा है उनको सशक्त करने का। तो असल सच्चाई क्या है? वी एज ह्यूमन बीइंग शुड एक्ट रेस्पॉन्सिबली ऑन दिस मैटर एंड टेक फुल ऑथोरिटी ऑफ दिस planet। अगर हम सभी मानवता के पक्षधर हैं, चाहे लाइट हो डार्क हो, उन सब से ऊपर उठकर अगर मानवता का पक्षधर हैं, तो हमें खुद को जिम्मेदार व्यक्ति बनाना होगा,
जिम्मेदारी से काम लेना होगा इन सभी मैटर के ऊपर, और फुल ऑथोरिटी लेना होगा कि ताकि धरती का सभी कुछ जो होगा वो हम देखेंगे अब से, हम किसी को और को अथॉरिटी नहीं देंगे। तब प्रश्न उठेगा कैसे? ऐसा इसलिए है कि पिछले जो 5 साल से जो आप एवेकनिंग 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 कर रहे हैं, वो केवल एक आपको चिमटी काट कर जगाने का एक प्रयास था। असल में एवेकनिंग किसी का हुआ नहीं है। सच्चाई ये है, क्योंकि अगर आप एवेकन होते तो आप धरती के लिए अपने पर्पस के आधार पर काम कर चुके होते। जैसे हम अलार्म का एक स्नूज बटन आता है, उसको दबाकर फिर से सो जाते हैं, ये सारे एवेकनिंग का ढोंग चाल जो है वो सब यही है। रियल awakening means recognizing the issues and taking appropriate action. असल जागृति यही है कि हम इन सभी कोर इश्यूज को समझें, जानें, पहचानें और इनके ऊपर कदम उठाएं। ये नहीं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ऐसा कर रहा है, एक जन ने बता दिया, सब उसको अभी भी उंगलियां उठा रहे हैं, जबकि WEF टोटली डिसमेंटल हो चुका है। तो क्या है, ये हमारे अंदर एक पूरा माइंड प्रोग्राम है। जब भी एक खुलासा हो जाए, उसको लेकर हम 1-2 साल तक फिर टाइम पास करते हैं उसी चीज को डिस्कस करके। ये नहीं काम करते कि खुलासा हुआ है तो हमारा कर्तव्य क्या है। तो कर्तव्य क्या है? रिलीज द बॉन्डेजेस दैट वी कैरीड सो फार एज रियल लाइफ इश्यूज, जस्ट एज मूवी कैरेक्टर। हमें उन बंधनों को मुक्त करना होगा जो हम ही लेकर आए, चलते आ रहे हैं अपने मन में। और उस आधार पे जो दुनिया को देखते हैं, उस आधार पे हमें क्या लगता है, ओ ये हमारा रियलिटी है। युद्ध में भी जीना, एपोकलिप्टिक जो मूवीज आती हैं उनको देखना, और फोटो मूर्ति लेकर चलते रहना कि कोई अवतार जो है आएगा। पर रियलिटी क्या है? भाई साहब, आपके दुनिया में इतना यूरानियम प्लूटोनियम का वेस्ट है जो कभी तबाह नहीं हो सकता है, या तो उसको कोई रिसाइकल किया नहीं जा सकता। तो हम क्या कर रहे हैं? हम केवल एक मूवी के कैरेक्टर को लेकर जी रहे हैं, और वो सभी मुखौटे हैं। क्या है? आप स्त्री हैं, मैं पुरुष हूं। तो ये उस मूवी के कैरेक्टर को लेकर जीने का एक ढोंग है, राइट? कि मैं ये हूं, पर पर्पस क्या है? ज्यादा से ज्यादा बोलेंगे हाँ मैं ध्यान करता हूँ धरती के लिए। जैसे आजकल के समय में छोटे छोटे पान के दुकान में पूरे वर्ल्ड का समस्याएं डिस्कस होती है, उनके हाथ में कुछ होगा नहीं। उसका अर्थ क्या है? आप ऐसे लिमिटेड प्रोसेस में ध्यान करने से कुछ होगा नहीं, जब तक आप कोर इश्यूज के ऊपर काम नहीं करते हैं। अगेन आप उसी मूवी के कैरेक्टर को लेकर ही जी रहे हैं। और जब इतने सारे चीज समझ जाएंगे तो हमें क्या फील होगा? नहीं, अब हम कोर इश्यूज के ऊपर ऑथोरिटी लेकर काम करने हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जो सामूहिक चेतना में गलत ड्रामा का एक स्टोरी जो क्रिएट हो गया है उस चित्रगुप्त के बुक में, उन सबको इरेज करना है, ताकि हर दशक में और हर सदी में ये जो अलग अलग पैंडेमिक वॉर ये वो सब जो आती है, वो क्या है, वो एक मूवी का एक एंडलेस क्लिप है जो बार बार रिपीट होता है पूरे 26,000 साल तक। उस क्लिप को हम क्या कर सकते हैं? वीडियो एडिटिंग के माध्यम से या तो कट कर सकते हैं, या तो उस मूवी को ही डिलीट कर सकते हैं। मूवी का डिलीट अर्थात
पूरी ह्यूमैनिटी का मेमोरी आउट कर देना, जो साल 1996 में हुई थी, जिसको ग्रेट फॉरगेटिंग कहा जाता है। वो भी एक घातक प्रोग्रामिंग है। तो उससे हमें ये पता चल जाता है, नहीं, हमें मूवी को एडिट करना चाहिए, जहां जहां पे गलत प्रोग्रामिंग है उसको हमें कट करके निकालना चाहिए। तब हमें रियल में नींद खुलती है और आंख खुलती है। तो हम क्या बोलते हैं, चलो अब सामूहिक चेतना में क्या क्या बंधन प्रोग्राम है, उन सभी चीजों को ह्यूमन माइंड से हमें निकालना है। तो क्या पता चलता है, यही सब बंधन प्रोग्राम ह्यूमैनिटी को मेंटली एनस्लेव करके रखता है, दासक बना कर रखता है, और बीच बीच में ट्रिगर देता रहता है। कैसा? यही, वॉर करो, फोटो जलाओ, पुतले जलाओ, फिर वो हो गई, फिर निकलो कैंडल लेकर। भला किसका हो रहा है? कैंडल व्यापारी का। रियलिटी को देखें तो पृथ्वी का नहीं हो रहा है। उल्टा पोल्यूशन के नाम पे जो वो पराली या तो कुछ जलाए जाते हैं, उतना दिन तो उतना लाख कैंडल इन्होंने जला डाले हैं। तो यहाँ से हमें वही मैट्रिक्स मूवी का, मॉर्फियस का वो सजेशन याद करना पड़ेगा, जो खाली इतना ही बोलता है, फ्री योर माइंड। तो वहाँ पे हमें ये सब कोर इश्यूज दिखते हैं जो कलेक्टिवली है। क्या है? पहला पार्ट, नेवर एंडिंग सिस्टम्स ऑपरेशन। ये जितने भी व्यवस्थाएं हैं या सिस्टम है जो हमें ही शासन करते हैं या कंट्रोल करते हैं, उनका दबाव जो है कभी एंड नहीं होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा प्रोग्रामिंग है। और क्या है? हमारे अंदर अनेकों लाइफ टाइम में, इसलिए मैंने वो जेंडर का भी बात उठाया, जिसमें पुरुष और स्त्री हैं। क्या हमने कितने सारे लाइफ टाइम में, कितनी बार हमने ये संकल्प लिया, या तो दुखी होकर या तो खुशी से, पूरा एकदम स्ट्रांगली, क्या संकल्प लिया, बस चलता तो इस दुनिया को खत्म कर देता एकदम करके, या तो इस दुनिया को मैं कंट्रोल कर लेता करके। वो जो संकल्प है वो रिपीट होता रहता है। कभी आपको सरकार में बिठाएगा, कभी आपको जनता में बिठाएगा, और बोलेगा कि ये तेरा संकल्प था, तू अब भुगत रहा है। जैसे यूनिवर्स आपका सोचा हुआ हर एक बात को क्या बोलता है? तथास्तु। वो घटित हो रहा है। तो इससे हम क्या समझते हैं, अगर हमने इतने लाइफ टाइम लिए हैं इस धरती पर, कभी ना कभी तो सरकार भी बने होंगे, जैसे लेडीज एंड जेंट्स थे। कभी ना कभी इलीट्स भी बने होंगे। कभी कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन भी हुए होंगे। ऐसा नहीं कि गरीब हमेशा गरीब ही पैदा होता है, राइट? इसलिए पीके मूवी में दिखाया है, बोला ना कि ठप्पा कहाँ है। तो ये संकल्प अभी भी रिपीट हो रहा है। तीसरा क्या है? आपके अंदर ऐसे भी होप हैं और विशेष हैं कि ये सभी रिलेशन को भी तोड़ना है करके, दुखी होकर जो आते हैं, इन सभी पारिवारिक बंधनों को ठुकरा कर निकलना है करके। तो क्या होता है, अलग अलग टाइमलाइन में ये जो सारे कैटास्ट्रॉफी आते हैं, उसमें वो रोल प्ले होते हैं। और एक महत्वपूर्ण संकल्प क्या है, मनुष्य में जब दुखी होकर निकलता है, उनके अंदर होप या तो विशेष जागृत होती है, उद्देश्य संकल्प, कि बस चले तो खुद को भी मार दें, या तो ये लोग आकर उनको मार दें। जब वो एक पूरा स्टोरी बनता है, इतने सारे लोग हैं, राइट? अरबों खरबों लोग हैं, इतने सारे लोगों का संकल्प आता है, पर डे कितना आता होगा?
कम से कम 1 लाख तो आता ही होगा जिनको सुइसाइडल थॉट आती है, या तो रिलेशनशिप को तोड़ने का थॉट आती है, या तो दुनिया को खत्म करने का थॉट आता होगा, या तो कभी उनके अंदर भी ये थॉट आता होगा कि वो अगर सिस्टम में आ जाए, पॉलिटिक्स में आ जाए, तो वो भी अपना सारा कसर निकाल दे। तो ये जब एक पूरा इकट्ठा होकर एक स्टोरी बनता है, तब तब एक टाइमलाइन मेजरली एनर्जाइज होकर वो वॉर, पेंडेमिक, ऐसे रियलिटी को क्रिएट करता है जिसमें करोड़ों लाखों लोग मरते हैं। कौन मर रहा है? जिसने संकल्प लिया था वो मर रहा है। कौन मार रहा है? वो तो माध्यम बन रहा है। यानी कि आपने इतने लाइफ टाइम में जो मरने के ख्याल आए, आपने संकल्प जारी कर दी, या तो किसी रिलेशनशिप को तोड़ने का ख्याल आया और आपने संकल्प जारी कर दी, और आपके द्वारा इतने सारे लाइफ टाइम में कभी भी जो दुनिया खत्म करने वाली जो बात आई, वो सब इन सभी पावरफुल टाइमलाइन को एनर्जाइज करके वो रियलिटी क्रिएट कर रहा है। अब बताइए, कौन डार्क है, कौन इविल है, कौन लाइट है? अगर आप लाइट होते तो आपका एक नंबर प्लेट होता, जैसे गाड़ी का होता है। वो भी नहीं है। यानी कि संकल्प के आधार पर जो रियलिटी क्रिएट हो रहा है, वो असल में तय करता है कौन लाइट है कौन डार्क है। तो अभी तक जो सारे मनुष्य, इतने सारे मनुष्य जिन्होंने संकल्प लिया खुद को खत्म करने का, रिलेशन को खत्म करने का, दुनिया को खत्म करने का, और सिस्टम में शासक के रूप में जन्म होने का जो संकल्प लिया है, वही असल में स्वयं को एक डार्क के होने का, यानी कि उनके अस्तित्व का कारण बन रहे हैं। राइट? क्योंकि उनका संकल्प को पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी, जब हमने सोलारा, तात्सु, इन सब के साथ बात किया, इवन मैंने कल तात्सु के साथ जब क्लियरली डिस्कस किया, तो रियलिटी क्या सामने आया? इवन इविल या तो डार्क फोर्सेस भी पूरी तरह से त्रस्त हो गए हैं कि भाई हमें छुटकारा दो, क्योंकि तुम्हारे संकल्प के वजह से हमें ऐसे सारे रोल निभाने पड़ रहे हैं, अलग अलग लाइफ टाइम में, अलग अलग टाइमलाइन में। तो इविल या तो डार्क क्या बोल रहा है कि मनुष्य खुद को ही, खुद के प्रोग्राम के वजह से या तो खुद के उद्देश्य के वजह से वो दास बन बैठा है। अपने ही मन में वो कैद है, जो संकल्प वो ले रहा है हर दिन हर क्षण, और उसके वजह से कोई डार्क बार बार जन्म हो रहा है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पृथ्वी के लिए लास्ट मौका है, आप लोग उन संकल्पों को अब मुक्त करो, उन सब को कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से हटाओ, ताकि ये रिपीटेड रियलिटी हर एक टाइमलाइन में रिपीट ना हो। और वो खुद अपनी मुक्ति की दुहाई मांग रहे हैं। कौन? जो उत्पीड़न दे रहा है। तो यहाँ पे विक्टिम कौन है? पीड़ित कौन है? पीड़ित तो वो असुर है। आप सभी के जो संकल्प के वजह से वो बार बार जन्म ले रहा है। इसलिए मैंने बोला कि आज का लाइव सेशन आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से चेंज कर देगा। अगर चेंज हुआ होगा 1% भी, तो आप सही में धरती के बारे में सोचेंगे और ये काम करेंगे कि सामूहिक चेतना से इन सबको कैसे हटाया जाए।
सभी को बहुत बहुत प्रेम। सेशन क्लोज करते हैं। Gratitude।